हाँ तो भाई स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई के बारे में, और सप्लाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस लेक्चर को मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, जिससे कि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ये हमारा आज ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहली बात है, सप्लाई होती क्या है? तो सप्लाई वो अमाउंट होता है किसी भी गुड्स का जो सेलर है वो बेचना चाहता है। सप्लाई का मतलब ये होता है। ठीक है, सप्लाई इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल, और किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे और किसी भी पर्टिकुलर गिवन पीरियड पे। मान के चलो कि मेरे पास मस्टर्ड है, तो मैं मस्टर्ड को सेल करना चाहता हूँ। मेरे पास मान के चलो 100 किलो मस्टर्ड है, तो मैं सिर्फ 50 किलो बेचना चाहता हूँ, क्योंकि 50 किलो मैं अपने लिए ही रखना चाहता हूँ। तो मैंने 50 किलो बेचना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं किस रेट पे बेचना चाहता हूँ? मैं बेचना चाहता हूँ इसको 50 पर किलो पे। और मैं इसको कब तक बेचूंगा? मैं इसको 1 महीने के अंदर बेचना चाहता हूँ। तो ये जो है 50 केजीज 50 रुपीज़ पर किलो, और 1 महीने में ये क्या हो जाएगी? ये मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई हो जाएगी। तो सप्लाई किसी भी प्रोडक्ट की ये होती है कि हम कितना गुड्स एंड सर्विसेज बेचना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्राइस पे और किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये है। ऐसे तो देखो, तो पूरी ज़िंदगी भर मैं अगर मस्टर्ड की खेती करता रहूँगा तो मैं पूरी ज़िंदगी भर मस्टर्ड बेचता रहूँगा। लेकिन सप्लाई हम उसे कहते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम में हम कितना बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस और टाइम दोनों सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आई होप सप्लाई समझ में आया। जल्दी जल्दी मूव करते हैं क्योंकि आज हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, तो यानी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सॉरी, सप्लाई को इन्फ्लुएंस कौन कौन से फैक्टर करते हैं, या अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, उनको पढ़ते हैं। प्राइस ऑफ द गुड, ये तो हमने पढ़ा भी है। जब भी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो जो सेलर्स हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई बढ़े। ये हम आगे सप्लाई कर्व में भी पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो जब गुड्स की प्राइस बढ़ती है, गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ी, तो जो सेलर्स हैं वो उसकी सप्लाई को भी बढ़ाना चाहेंगे। क्यों बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि उनको ना इससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्योंकि अब प्राइस बढ़ गई गुड्स की। मान के चलो पहले गुड्स की प्राइस थी 5, अब हो गई प्राइस 7। तो जब प्राइस बढ़ी तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 अमाउंट में ये बिके, जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो जब हम देखते हैं कि गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो उनकी सप्लाई भी देखने को हमें मिलती है कि बढ़ती है। फिर नंबर ऑफ सेलर्स। अब देखो, जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे उतनी ज़्यादा किसी भी मार्केट में सप्लाई होती है चीज़ों की। जितने कम सेलर्स होंगे उतना कम प्रोडक्शन होगा, उतना कम प्रोडक्शन होगा तो उतनी कम सप्लाई होगी। तो जितने ज़्यादा सेलर्स उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, उतना ज़्यादा सप्लाई। ठीक है, इसमें तो कुछ मुश्किल बात ही नहीं। फिर है प्राइस ऑफ इनपुट्स। तो सीधी सी बात है, मैंने ये तो पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर जो इनपुट्स हैं, अगर मतलब जो रॉ मटेरियल्स किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जब यूज़ होते हैं, हमने सीमेंट का एग्जांपल लिया था, सीमेंट में लाइमस्टोन का यूज़ हो रहा था। तो अगर लाइमस्टोन की प्राइस बढ़ेगी तो सीमेंट की प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को अपना प्रॉफिट देखना है, तो वो अपना प्रॉफिट सिक्योर करेगा और उसको सिक्योर करने में उसे प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना उसका प्रॉफिट अफेक्ट करता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर रॉ मटेरियल्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है तो हमारा जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई अब कॉस्ट जो बढ़ गई ना, अब क्या है, कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि अब जो है प्रोड्यूसर जो है, जो इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, अब उसके पास, जैसे मान के चलो पहले थी 10 रुपये और प्रोड्यूसर के पास टोटल 100 रुपये थे, तो कितनी 10 क्वांटिटी बना सकता था वो 10 रुपये की। लेकिन अब प्राइस हो गई 20 रुपये और अभी भी उसके पास 100 रुपये है,
तो अब वो सिर्फ 5 रुपये 5 क्वांटिटीज़ को बना पाएगा, यानी 5 चीज़ों को बना पाएगा। तो आपने देखा कैसे 10 से 5 हो गई हमारी सप्लाई, मतलब कम हो गई ना। तो यही होता है, जब प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ती है तो फिर हमारी सप्लाई के भी कम होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे कौन से गुड्स की प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ, जो हमारे किसी भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अगर लाइमस्टोन की प्राइस बढ़ गई तो सीमेंट का जो प्रोडक्शन है वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए सप्लाई भी कम हो सकती है या कम हो जाती है। अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट कर दें, देखो सप्लाई का इन सबसे इंडिविजुअल रिलेशन क्या है, ये हम जब पढ़ते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देते हैं। यानी जब प्राइस और सप्लाई के बीच में जो हम रिलेशन पढ़ते हैं, तब ये जो बाकी के फैक्टर्स हैं इनको कांस्टेंट कर देंगे। जब इसके बारे में इसका रिलेशन पढ़ेंगे सप्लाई के संग, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया, तो सॉरी, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। अब देखो टेक्नोलॉजी के आने से ना हमारी जो इफ़िशेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। अब इफ़िशेंसी जो है वो किसी को काम करने के मेथड की वायबिलिटी को बताती है, यानी वो कितना अच्छा मेथड है उस काम को करने का। ठीक है, मान के चलो, मान के चलो ये कोई बच्चा है और ये है उसका घर। तो अब उसे यहाँ से अपने घर जाना है, तो वो यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के जाएगा एक रास्ता, ऐसे 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 घूम के जाएगा दूसरा रास्ता, या फिर वो डायरेक्ट ऐसे चले जाए सीधा। तो कौन सा रास्ता सबसे सही है अगर उसे जल्दी पहुंचना है, तो ये वाला रास्ता जो सीधा है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पास है, इसको सबसे ज़्यादा कम समय लगेगा, कम एनर्जी लगेगी, यानी ये सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट है। तो यही केस जो होता है टेक्नोलॉजी के संग होता है। टेक्नोलॉजी हमारा जो काम करने का तरीका है उसको चेंज कर देती है बिल्कुल। अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो ज़्यादा सप्लाई हो सकेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो जो ट्रांसपोर्ट है वो अच्छे से हो जाएगा। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है तो स्टोरेज है वो भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट सड़ेंगे नहीं, प्रोडक्ट्स जल्दी पहुंच जाएंगे और प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। देखो एक 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 है सिर्फ इंसान जो प्रोडक्ट्स को बना रहा है, और यहाँ पे है एक मशीन जो प्रोडक्ट्स को बना रही है। तो कौन ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा? हमने देखा है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मशीन्स ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पाती हैं। ठीक है, इंसान की एक लिमिट होती है, तो इसी कारण से मशीन जो है वो हमारी इफ़िशियंसी बढ़ा देती है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब देखा है ना कभी कभी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हमारे बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर गवर्नमेंट के टैक्स कम होंगे तो सीधी सी बात है, और सब्सिडीज़ अच्छी होंगी तो है, तो क्या होगा, उससे जो है बिजनेस वाले को भी प्रॉफिट होगा और जो लोग हैं उनको भी प्राइस जो है वो कम पे करनी पड़ेगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स कम कर दिए। तो अगर टैक्स कम कर दिए तो जो अपना बिजनेसमैन है उसको गवर्नमेंट को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट देने की कोई चिंता नहीं होगी। तो चिंता नहीं होगी तो वो प्राइस बढ़ाएगा नहीं। दूसरा, अगर उसे सब्सिडीज मिल गई, सब्सिडीज मिलने से जो प्राइस है वो कम हो सकती है। क्योंकि सब्सिडीज क्या है, एक तरीके से हेल्प है प्रोड्यूसर के लिए। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारे सप्लाई को भी बड़ा इम्पैक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा बढ़ा देगी, सब्सिडीज नहीं देगी, तो जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब टैक्स बढ़ा तो कंपनीज को अपना प्राइस बढ़ाना पड़ जाएगा प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का जब प्राइस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, वो उसकी सप्लाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तो करेंगे, बट जो लोग हैं वो उसको खरीदेंगे नहीं, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन बनता नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन पे। अब देखो इसको हम बोल सकते हैं स्पेकुलेटिव इफेक्ट। स्पेकुलेटिव इफेक्ट,
तो कभी कभी देखा गया है कि स्पेकुलेटिव इफेक्ट की वजह से अगर अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसकी जो प्राइस है फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में परचेज कर लेते हैं। जब परचेज कर लेंगे तो सीधी सी बात है ना, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वेरी करती है तो उससे भी चेंजेस आते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्स की जो प्राइस है अगर वो बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान के चलो सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस बढ़े तो जो है तब सप्लाई जो है वो बढ़ सकती। क्यों? देखो, जब सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस बढ़ेगी तो लोग जो हैं वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे। तो फिर आपको उस डिमांड को मेंटेन करने के लिए, यानी उस डिमांड को मीट करने के लिए अपनी सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए जब सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस बढ़ती है तो जनरली हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी भी सप्लाई बढ़ती है या बढ़नी चाहिए। फिर है नेचुरल कंडीशंस। अब नेचुरल कंडीशंस में वेदर, अगर अच्छा वेदर होगा, मानसून अगर अच्छा होगा तो क्या है, तो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होगा। क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो भाई सीधी सी बात है ज़्यादा सप्लाई होगी। लेकिन मान के चलो अगर मानसून बेकार चला गया तो क्रॉप प्रोडक्शन भी बेकार हो जाएगा। और क्रॉप प्रोडक्शन बेकार हुआ तो यानी कि जो कम क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी। कम क्रॉप्स जब प्रोड्यूस होंगी तो सीधी सी बात है यार, सप्लाई भी उनकी कम ही हो पाएगी ना मार्केट में, क्योंकि कम है। तो ऐसे वेदर भी हमारी अफेक्ट करता है हमारी सप्लाईज को। सारी सप्लाईज को अफेक्ट नहीं करता, जो एग्रीकल्चरल सप्लाईज हैं उनको अफेक्ट करता है। तो ये हमारे सप्लाई की डेफिनेशन और उसके डिटर्मिनेंट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से, जो है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। देखो, अगर मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, और अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मेरे को, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो सप्लाई और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। और यहाँ पे जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स जो हैं, उनको क्या किया गया है, उनको कांस्टेंट पे रखा गया है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया है कि उन्हें कांस्टेंट पे क्यों रखा जाता है। उन्हें इसलिए रखा जाता है कांस्टेंट पे जिससे कि वो जो इनके बीच की रिलेशनशिप है उनको खराब ना कर दें, ठीक है। चलो, तो लॉ ऑफ सप्लाई एक प्रिंसिपल है, वो बताता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो अगर इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर्स आल्सो इंक्रीजेस। तो यानी उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूसर वो भी इंक्रीज करती है। और अगर वो डिक्रीज करेगी प्राइस तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स, ठीक है। तो क्योंकि जो ज़्यादा प्राइस होती है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का मौका देती है प्रोड्यूसर्स को और सेलर्स को, ठीक है। तो इसलिए वो जानबूझ के और ज़्यादा मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं। और जो बेचेंगे कैसे, बेचेंगे तो वैसे ही ना, जब प्रोडक्ट अवेलेबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, इसलिए वो अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। चलो, और जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये किन किन चीज़ों पे अप्लाई करता है, गुड्स, सर्विसेज एंड लेबर। अज्यूम्स अदर फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, इनपुट कॉस्ट एंड नंबर ऑफ सेलर्स। इनको हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट पे रखते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। और ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड क्यों जाता है, यानी ऊपर की तरफ क्यों जाता है। ये तो अगर कोई कॉफ़ी है उसकी प्राइस $5 से $7 हो गई और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो थी वो $3 थी, तो जो फार्मर है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा कॉफ़ी को $7 पे। क्यों? क्योंकि अब उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो $4 का हो रहा है। पहले उसका प्रॉफिट सिर्फ $2 का हो रहा था, तो अब उसका प्रॉफिट डबल हो चुका है, यानी उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो कॉफ़ी है वो इस प्राइस पे बेचने की कोशिश करेगा जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पहुंच सके।
ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें। चलो, फिर है एक, अ बेकरी इंक्रीजेस ब्रेड प्रोडक्शन व्हेन प्राइसेस राइज एमिंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। वही भाई, सीधी सी बात है, कॉफी की तरह वही एग्जांपल है। ऐसी सारे प्रोडक्ट्स का एग्जांपल भी होता है। अब देखो, ब्रेड बन रही थी 10 रुपए की, अब और 11 में वो बेचते थे, तो उन्हें एक का फायदा होता था, प्रॉफिट। ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी आपको वो कितनी, किस चीज, आपको वो कितना महंगा पड़ रहा है, और सेलिंग प्राइस होता है आप उसको कितने में बेच रहे हो। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर एस पी माइनस सी पी पॉजिटिव है, 1 है, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा, और अगर नेगेटिव है तो वो लॉस कहलाएगा। लेकिन मान के चलो कॉस्ट प्राइस उतनी ही रही और सेलिंग प्राइस हो गई है 15, यानी कि अब प्रॉफिट हो रहा है 5 का। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करोगे ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो 10 रुपये है वो 5 के प्रॉफिट में लगाओ। तो मान के चलो जनवरी का महीना ऐसा होता है जहाँ पे आपको 5 का प्रॉफिट मिलता है, मान के चल लो बस। तो आप कोशिश करोगे कि जनवरी में ही ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बिक्री हो जाए ब्रेड की, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा +5 का प्रॉफिट कमा पाऊँ। तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड का प्रोडक्शन करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करोगे ब्रेड को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड बिके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाऊँ मैं। ठीक है, वैसे बाकी महीनों में आप +1 का प्रॉफिट हो रहा था। तो इसीलिए कहते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है तो जो उस प्रोडक्ट की जिसकी प्राइस बढ़ी है उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो बायर सेलर्स हैं वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं। ठीक है, हायर वेजेस इंकरेज मोर पीपल टू वर्क ओवर टाइम और एंटर हाई पेइंग प्रोफेशन। देखा है ना आपने कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं, जो उनको हायर सैलरी देते हैं। इसीलिए देखा है ना आपने कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है ऑफिसर लेवल वाली पोजीशंस में। और ये गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। और प्राइवेट में भी आपने देखा होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। तो लोग सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी आजकल वही है, हर कोई वही चीज़ करना चाहता है। चलो, फिर है हमारा मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। ये मैं आपको डिमांड कर्व में भी समझा चुका हूँ। मूवमेंट ऑफ ए कर्व तब होता है जब जो वेरिएबल दिए हुए हैं, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ध्यान से देखना। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये ऐसे जाता है। सॉरी, जब प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा है, जब प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम है, देख सकते हो। तो मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट यानी कि अगर उस ग्राफ में ही मूवमेंट हो रहा है, यानी कि इस लाइन के अलोंग ही मूवमेंट हो रहा है, तो हम उसे मूवमेंट बोलेंगे। और ये मूवमेंट तब होता है जब हम दो क्वांटिटीज को, जब जिनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं अगर वही चेंज कर रही हैं, तब ग्राफ में मूवमेंट होगा। मान के चलो प्राइस बढ़ा दूं तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो ग्राफ पहुंच गया यहाँ पे। यही मैं अगर प्राइस कम कर दूं तो क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा ग्राफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस मूवमेंट हो रहा है अलोंग द ग्राफ ओनली, अलोंग द एक्सेस ओनली, इसी एक्सेस के। लेकिन अब मैं बोल दूं कि मैंने बनाया ग्राफ, ठीक है, और मैंने बोला कि यहाँ पे रखूंगा मैं प्राइस को, यहाँ पे रखूंगा क्वांटिटी सप्लाइड को। ये जो शिफ्ट वाला कंसेप्ट है डिमांड कर्व में भी बड़े अच्छे से मैंने समझा चुका हूँ। अब मैंने क्या किया, अब अ, मैंने ये कर दिया कि मैंने एक और फैक्टर को ले लिया, और वो मैंने फैक्टर क्या लिया, वो मैंने फैक्टर ले लिया कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। जब मैंने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज को लिया, तब क्या किया, तब जब, अब जो ग्राफ है अब वैसा नहीं रहेगा। अब अगर आप प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन जो सप्लाई है वो क्या करेगी,
वो हो सकता है उतने अच्छे से ना बढ़े। तो ये जो ग्राफ है, और अगर बढ़े तो वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो ये जो ग्राफ है वो जाएगा ऊपर ही, तो वो कुछ ऐसे चला जाएगा। समझ रहे हो? यानी सप्लाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस जो है बढ़ गई है। यानी कि सीमेंट बना रहे थे, और सीमेंट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन की अब प्राइस बढ़ चुकी है, तो सीमेंट की प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन अब आपके पास भी तो लिमिटेड पैसा है सीमेंट बनाने का, तो आप इसको उतनी जल्दी इसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। और जब ऐसा होता है, जब हमने तीसरे फैक्टर को कंसिडरेशन में लिया और फिर हमने इसको कंपेयर किया ओरिजिनल ग्राफ से, तो जो हमें शिफ्ट देखने को मिला है ओरिजिनल ग्राफ से, इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट। तो मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूवमेंट मतलब या जिन दो क्वांटिटीज़ में आप चेंज कर रहे हो उन्हीं के बीच में रिलेशन है, तो वो जो पर्टिकुलर एक्सेस है उसी के अलॉन्ग मूव करेगा ग्राफ। लेकिन जब हम एक तीसरी क्वांटिटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं रहता। फिर उसमें फिर उसमें जो अ, फिर उसमें जो ओरिजिनल ग्राफ है उससे चेंज आने लग जाता है। उसी चेंज को हम शिफ्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ये शिफ्ट आ गया, ये इसी को हम शिफ्ट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे नए टॉपिक पे। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो यार पूछ लेना। ये बिल्कुल सब कुछ डिमांड की तरह ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर। अब आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फिर वही है, ये तो हमने पढ़ा भी है। यानी कि अगर मैं किसी भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी क्वांटिटी में चेंज करता हूँ, जो डिटर्मिनेंट है हमारे सप्लाई की, तो उस सप्लाई में कितना चेंज होता है उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में पढ़ते हैं। यानी कि सप्लाई कैसे चेंज करेगी अगर हम किसी डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई का चेंज करेंगे, उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज रिस्पॉन्ड्स टू ए चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसमें प्राइस को लिया है, तो प्राइस में कितना चेंज करने से सप्लाई में कितना चेंज होगा, यही हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में पढ़ते हैं। तो फिर वही है, चेंज इन प्राइस को नीचे रखा गया है और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को ऊपर रखा गया है। ये फॉर्मूला कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। हाई इलास्टिसिटी मीन्स प्रोड्यूसर्स कैन क्विकली एडजस्ट आउटपुट व्हेन प्राइसेस चेंज, व्हाइल लोअर इलास्टिसिटी इंडिकेट्स लेस रिस्पॉन्सिवनेस। अगर इलास्टिसिटी हाई है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मार्केट को ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अगर हाई इलास्टिसिटी है तो। लेकिन अगर लो इलास्टिसिटी है, यानी कि वो उसको ईजिली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये चीज़ हमारी लोअर इलास्टिसिटी में आ जाती है। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में, और इसको खत्म करते हैं जल्दी से। परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई वो होती है जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आपने प्राइस चेंज किया, इन्फिनाइट चेंज आ जाएगा सप्लाई में। अब ये आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये रियल लाइफ सिनेरियो में ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये परफेक्ट है ना, परफेक्ट होगी नहीं कोई चीज़। फिर इलास्टिक सप्लाई, अगर क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आया उसकी प्राइस में चेंज करने से, और हम ये सब चेंज को मेजर किस में करते हैं, चेंज को हम मेजर करते हैं परसेंटेज में। यानी कि अगर 10% चेंज किया मैंने प्राइस में और क्वांटिटी में 20% चेंज आ गया, तो सीधी सी बात है, वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ इस केस में 2 हो जाएगी। तो इसको हम इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। फिर है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अगर मान के चलो मैंने 10% चेंज किया प्राइस में और 10% ही चेंज आ गया हमारे सप्लाई में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 10/10 अगर तुम इस वाले फॉर्मूले में पुट करके देखोगे 10/10 तो 1 आएगा। तो इसलिए इसको यूनिटरी भी बोला गया। यूनिटरी का मतलब होता है 1,
तो यानी उतना ही चेंज आ रहा है जितना आपने प्राइस में चेंज किया है। फिर है इनलास्टिक सप्लाई। अब सीधी सी बात, इनलास्टिक का मतलब है कि यार चेंज उतना अच्छे से नहीं आ पा रहा है। अगर कोई चीज़ इलास्टिक नहीं है यानी कि हम उसको अच्छे से चेंज नहीं कर सकते। देखा नहीं, इलास्टिक कपड़े आते हैं, तो इलास्टिक कपड़े कौन से होते हैं? जो आपकी बॉडी के हिसाब से ढाल लेते हैं अपने आप को। तो इनलास्टिक कौन से होंगे? वो जो आपकी बॉडी के हिसाब से नहीं ढलते। तो अगर प्राइस में चेंज किया और अगर क्वांटिटी सप्लाई में उससे कम चेंज आया, यानी 10% अगर मैंने प्राइस में चेंज किया और 3% ही सप्लाई में चेंज आता है, तो हम इसको इनलास्टिक सप्लाई कहते हैं। और इसकी वैल्यू <<1 होती है। क्यों? क्योंकि 3/10 इक्वल्स टू 0.3। ठीक है, प्राइस से तो कम चेंज आएगा ना, तो इसलिए इनलास्टिक सप्लाई बोला है। फिर है परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई, यानी कि तुम कितना भी प्राइस में चेंज कर लो, इन्फिनाइट चेंज कर लो, क्वांटिटी सप्लाई में चेंज होगा ही नहीं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0/∞ इक्वल्स टू 0, ऐसे करके। या फिर यहाँ पे इन्फिनिटी मत लिखो, यहाँ पे कोई n नंबर लिख दो, तो वो चीज़। ठीक है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा कि कैसे जितना हम क्योंकि देखो सप्लाई ज़रूरी नहीं है ना, कोई एक लीनियर कंसेप्ट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। कुछ प्रोडक्ट की सप्लाई है वो इजीली चेंज करी जा सकती है, कुछ की नहीं कर सकते हम इजीली चेंज, उसकी प्राइस में चेंज लाके। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। इनके ग्राफ्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी नहीं है हम, लेकिन यहाँ पे इजीली यहाँ पे बना सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको पढ़ लेते हैं। अब ये होता क्या? तो पहले तो मैं तुम्हें यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम शब्द का वो मतलब बताता हूँ। इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जो स्टेबल होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का अगर कोई सिनोनिम पूछे तो वो स्टेबल हो जाएगा, यानी कोई ऐसी पोजीशन जो स्टेबल है। ठीक है, स्थिर है। और तो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई मार्केट में ऐसी सिचुएशन जो स्टेबल हो। ठीक है, चलो फिर पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो जब मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि डिमांड, और क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि सप्लाई, जब इक्वल हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो हम उसको मार्केट इक्विलिब्रियम कह देते हैं, और किसी पर्टिकुलर प्राइस पे। ठीक है, यानी कि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। अब यहाँ पे मार्केट शब्द इसलिए यूज हुआ है, ये पूरे बाजार की बात नहीं करता, मतलब इन सेंस कि पूरे मार्केट की। जब हम यहाँ पे मार्केट शब्द का बोल रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मार्केट की बात कर रहे हैं, ना कि ट्रेड मार्केट एज अ होल की। ठीक है, आई होप तुम इस बात को समझो। जब भी हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो जब हम उसमें मार्केट बोल रहे हैं तो हम एक प्रोडक्ट के मार्केट की बात कर रहे हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, शूज, मोबाइल फोन्स, पीसीज, ठीक है, फूड आइटम्स, बेवरेजेस, कुछ भी। तो किसी पर्टिकुलर मार्केट की बात हो रही है। तो मान के चलो हम बात करते हैं कार्स की। तो मान के चलो डिमांड है 100 की और सप्लाई भी 100 की जा रही है। तो इस पोजीशन को, इस स्टेट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है जितनी कार्स की और जितनी सप्लाई है कार्स की, वो दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। और इसी स्टेट को मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पे ना तो शॉर्टेज होती है ना एक्सेस होता है, ना तो एक्सेस सप्लाई है ना किसी चीज़ की कमी है। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे स्टेबल होता है अनलेस सप्लाई और डिमांड चेंजेस। मार्केट यहाँ पे इस पोजीशन में स्टेबल रहता है जब तक सप्लाई और डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, और जो प्राइस है और क्वांटिटी है वो भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे, यानी प्राइस भी स्टेबल रहेगी कुछ समय तक, जब तक डिमांड और सप्लाई में चेंज नहीं आता है।
ठीक है, और क्वांटिटी भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे जब तक सप्लाई और डिमांड में चेंज नहीं आता। चलो, अब मार्केट इक्विलिब्रियम को हम क्यों पढ़ते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम को हमने पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें ना बताता है कि हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, ये हमें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है अभी समझाऊंगा। जब भी मार्केट में अगर कोई भी सप्लाई ज़्यादा है, मान के चलो प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होगा, उस सप्लाई को जल्दी से जल्दी बिकवाने के लिए उसकी प्राइस को वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे कि जो दुकान वाला है वो अपनी इन्वेंट्री खाली कर पाए और नया प्रोडक्ट ला पाए। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट्स भी होती है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब प्राइस कम हो गई तो जब हमने पढ़ाई है प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा थी पहले और डिमांड कम थी। अब क्या हुआ, सप्लाई उतनी है और डिमांड बढ़ गई, तो अब डिमांड जो है वो सप्लाई के लेवल तक आ जाएगी, और जब सप्लाई के लेवल तक आ जाएगी तब हम उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। इसको हम ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है ये हमें पता है कि ये सप्लाई कर्व है। यहाँ पे हम रखते हैं हमेशा प्राइस को और यहाँ पे हम रखते हैं हमेशा क्वांटिटी सप्लाइड या डिमांड रेट। तो ये सप्लाई कर्व है और ये जो है हमारा ये हमारा डिमांड कर्व। तो देखो, जब सप्लाई ज़्यादा है तो, और ये जो होता है ये इस स्टेट को हम बोलते हैं हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों बोला गया है, यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम स्टेट इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ना, जो हमारी सप्लाई है और जो हमारी डिमांड है वो दोनों आके मिल गए, यानी कि सप्लाई इक्वल्स डिमांड हो गया किसी पर्टिकुलर प्राइस पे। तो जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है लोग उसकी प्राइस कम कर देते हैं, प्राइस कम कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो वो सप्लाई को इक्वल कर देगी, और सप्लाई जब इक्वल हो जाएगी तो मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। अब इसका अपोजिट देखते हैं, जब डिमांड ज़्यादा होती है तो मार्केट वाले क्या करेंगे, जब डिमांड ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि सीधी सी बात है डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। जब प्राइस बढ़ जाएगी और सप्लाई कम है, ध्यान दो, जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस को वो इंक्रीज़ कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, डिमांड जो है वो लेवल पे आ जाएगी यानी कम हो जाएगी और सप्लाई के लेवल पे आ जाएगी, और जब वो सप्लाई के लेवल पे आ जाएगी तब हम उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। तो मार्केट में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, आपने देखा है ना, प्राइस फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, कभी हाई कभी लो, इसी की वजह से होता है कि कभी डिमांड ज़्यादा है कि कभी सप्लाई ज़्यादा है, फिर डिमांड ज़्यादा हो गई फिर सप्लाई ज़्यादा हो गई, या सप्लाई कम हो गई डिमांड ज़्यादा हो गई। तो इसकी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते रहते, प्राइस फ्लक्चुएशंस इसी वजह से आते हैं। क्यों आते हैं प्राइस फ्लक्चुएशंस, मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। ठीक है, और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है तो और सप्लाई कम होती है यानी कि लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ गुड्स हैं, तो क्या करते हैं दुकान वाले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, तो डिमांड जो है वो अपने आप कम हो जाती है और सप्लाई के लेवल पे आ जाती है, और फिर धीरे धीरे सप्लाई भी रीइंफोर्स करने लग जाते हैं, और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड से
तो वो अपनी इन्वेंट्रीज को खाली करने के लिए जानबूझ के उस प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देंगे। उससे जब प्राइस कम हो गई तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, और इतनी जब वो इतनी बढ़ती है यानी इस लेवल पे आ जाएगी कि वो सप्लाई से मीट कर लेगी, उसी प्राइस पे वो लोग क्या कर देंगे, रुक जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, और ऐसी पोजीशन जहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाती है उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं ऑफ मार्केट। तो आई होप तुम्हें ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया है, सप्लाई के बारे में बताया है, डिमांड की जैसा ही है बट थोड़ा सा डिमांड से अलग है, क्योंकि इसका रिलेशन प्राइस से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और कुछ नहीं है, आज के लिए इतना ही है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, दोबारा समझो। ठीक है, गूगल से पढ़ सकते हो, एआई की मदद से पढ़ सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको ख़त्म करते हैं। चलो टाटा बाय बाय।